Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 5 विच वाज थ्योरी ऑफ डिमांड पूरा खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हम अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा चैप्टर नंबर 6 हमारा चैप्टर नंबर 5 के साथ रिलेट करके ही चलेगा। चैप्टर नंबर 5 में हमने बेसिक पढ़ा था डिमांड क्या होती है, डिमांड की सारी थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। डिमांड की हमने बारे में पढ़ा था, क्वांटिटी डिमांडेड हमने पढ़ी थी एंड वेरियस कंसेप्ट्स पढ़े, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड से थोड़ा हटकर चैप्टर होता है। इसमें फॉर्मूलेज आते हैं। मोस्टली बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि ये चैप्टर में बहुत टफ लगता है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज है। इस चैप्टर में इलास्टिसिटी आती है और ये इलास्टिसिटी वर्ड आपको आने वाले और भी चैप्टर्स में बहुत मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो आज का हम चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, उसमें हम ये इलास्टिसिटी वर्ड समझने वाले हैं टू रिलेशन विद द डिमांड, ठीक है। आई नो ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इसको आज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नए तरीके से समझते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है। और इलास्टिसिटी समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए भी एंड अपकमिंग चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है। पहली चीज इज इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखते हैं concept of elasticity of demand. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity changes in response to change of any its quantitative determinants. टफ लगा ना थोड़ा इकोनॉमिक्स में। नॉर्मली बताऊं आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है आपकी वॉलेटिलिटी। दैट मीन्स आपकी डिमांड कितनी वॉलेटाइल है आपके बाकी डिटर्मिनेंट्स को लेकर। दैट मीन्स हमने पढ़ा हुआ कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड के, है ना। इनकम होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है आपकी डिमांड में क्या चेंज आता है जब आपके बाकी डिटर्मिनेंट्स में फर्क पड़े। दैट मीन्स बाकी डिटर्मिनेंट्स में फर्क पड़ने से आपकी डिमांड कितनी वॉलेटाइल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दोबारा ही देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी changes in response to a change in any of its quantitative determinants. वो कह रहा है कि जब भी डिमांड में कोई भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स मींस वही हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंस, वो सब चीजें। वो कह रहा है कि जब हमारी क्वांटिटेटिव गुड्स में चेंज आए, प्राइस में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट और हमारी एक्सपेक्टेशंस, जब इनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज आए और उस चेंज को देखते हुए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हम जो क्वांटिटी लेने जा रहे हैं उसमें कैसा चेंज आएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स करेगी, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है वॉलेटाइल, यानी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी वॉलेटाइल है अगर हमारे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए तो। सिंपल में अगर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में किस तरीके से और कितना चेंज आएगा, ये कंसेप्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कहते हैं डिमांड मेजरली किस पे डिपेंड करता है, कमोडिटी का खुद का प्राइस, आपकी अपनी इनकम और रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है ना। इन्हीं पे मोस्टली डिपेंड करता है और हमने बाकी डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े थे, ठीक है। Thus, by elasticity of demand, we mean the extent to which quantity demanded of a commodity changes with change in its own price or income of the consumer or price of the related goods. वो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है
कि जब आपके ये तीन डिटर्मिनेंट्स यानी आपकी इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ ओन गुड, इन तीनों में जब फर्क आता है तो इन तीनों में जो फर्क आया है उसको देखते हुए आपकी क्वांटिटी कैसा रिस्पॉन्स करती है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी आपकी डिमांड कैसा रिस्पॉन्स करेगी, इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दैट मीन्स इन तीन डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने के कारण हमारी डिमांड में कैसा चेंज आएगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होगी, ये कंसेप्ट आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ इलास्टिसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है इलास्टिसिटी समझना, अगर ये समझ नहीं लगेगी तो आगे पूरा चैप्टर ही समझ नहीं लगे। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने के कारण आपकी डिमांड उन डिटर्मिनेंट्स की तरफ कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी क्वांटिटी उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स करेगी, दैट मीन्स कैसे चेंज होगी, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आपकी क्वांटिटी कितनी एक्सटेंड तक, कितने हद तक चेंज हो सकती है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ डूली, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded by a good to change in its price of the other goods and change in the consumer's income. ठीक है, वो यही कह रहा है कि इलास्टिसिटी होती है जब इन तीन डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए तो उसकी तरफ आपकी डिमांड, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, ये आपका आता है कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है, आगे पढ़े। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप्स। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, पहली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्ड अपने में ही एक्सप्लेन करें, यानी प्राइस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, प्राइस में इलास्टिसिटी में कैसा फर्क आता है। When change in quantity demanded is measured with respect to change in its own price of the commodity, it is called price elasticity of demand. Price elasticity of demand होता है जब commodity के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, दैट मीन्स सपोज आपके पास कमोडिटी एक्स है, यानी प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, ये कंसेप्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Change in quantity demanded is measured with respect to change in income of the buyer. It is known as income elasticity of demand. Price elasticity क्या था कि जो हम commodity खरीदने जा रहे हैं उसके खुद के प्राइस में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो कंसेप्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब हमारी इनकम में चेंज आए। ठीक है, यानी जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए और वो चेंज आने से कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, तो ये कंसेप्ट आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी हमारी कहती है कि जब हमारी इनकम में चेंज आए, इनकम में चेंज आने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है, ये कंसेप्ट आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, देन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in price of the other commodity, it is called cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand आपको इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी बुक में इतना नहीं मिलेगा क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी 11th के टॉपिक्स में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगर कोई हमसे पूछ भी ले क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है तो उसको देखते क्या होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब रिलेटेड गुड्स में या आपके दूसरी कमोडिटी में प्राइस में चेंज आए जिसके कारण आपकी प्रेजेंट कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, इसको कहते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी। दैट मीन्स जब आपकी रिलेटेड गुड्स कह लो या फिर कह लेते फॉर एग्जाम्पल 2 कमोडिटीज है एक्स और वाई, हम एक्स खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, वाई के प्राइस में जब चेंज आएगा तो वाई के प्राइस में चेंज आने से
एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा ये कंसेप्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम देखें जब दो कमोडिटीज की बात करते हैं और इनके बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशन देखते हैं, तो ये दो कमोडिटीज हमने पढ़ा था, ये होती है हमारी मोस्टली सब्स्टिट्यूट क्वांटिटीज। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप जो कमोडिटी लेने जा रहे हो, ठीक है, और उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया जिसके कारण आपकी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, ये कंसेप्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है परसेंटेज चेंज, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज कितना आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसके कारण? परसेंटेज चेंज ऑफ ओन प्राइस। दैट मीन्स आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है, मैं चेंज नहीं कह रही, मैं परसेंटेज चेंज कह रही, जो परसेंटेज चेंज आया है with respect to the price of that commodity, with respect to the percentage change of price of that commodity, that is known as the price elasticity of demand. Basically simple concept है, price elasticity of demand कहता है कि commodity के खुद के price में change आने के कारण जब आपकी quantity demanded में change आए तो उसको कहते हैं price elasticity of demand। लेकिन इसमें बस एक छोटा सा फर्क है, which is इसमें हम सिंपल चेंज नहीं देखते हैं, इसमें हम परसेंटेज चेंज देखते हैं, यानी कितने परसेंट का चेंज आए। ठीक है, कंसेप्ट नॉर्मल है कि खुद के प्राइस में कमोडिटी के कितने चेंज आने से कमोडिटी में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आए। ठीक है, बस फर्क इतना है कि खुद के परसेंटेज प्राइस में कितना चेंज आने के कारण उसकी परसेंटेज क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है, ये कंसेप्ट होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी नॉर्मल होता है, बस फर्क इतना ही कि इसमें हम नॉर्मल चेंज नहीं, इसमें हम परसेंटेज चेंज देख के चलते हैं। ठीक है, और इट टेल्स अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन द प्राइस एंड परसेंटेज राइज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन द प्राइस। सिंपल, दैट मीन्स वो ये कहता है हमें, ये बताता है कि प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी कितनी कम होगी, लेकिन परसेंटेज में दैट मीन्स कितना परसेंट प्राइस बढ़ने से कितनी परसेंट क्वांटिटी कम हो गई, और कितनी परसेंट प्राइस कम होने से कितना परसेंट क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, ये कंसेप्ट, ये परसेंटेज सारा आता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। कहते हैं ये ऐसी डिग्री होती है जो ये बताती है कि हमारी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करती है उसके खुद के प्राइस, मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड in response to the change in its own price of the commodity. That means commodity के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण हमारी डिमांड ने उसकी तरफ कैसा रिस्पॉन्स किया है, ये स्टडी हमारी आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण आपकी डिमांड या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उस तरफ कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेजरमेंट्स। अब प्राइस इलास्टिसिटी अब पढ़ी, अब इस चैप्टर में आगे वाले पिछले चैप्टर से क्या डिफरेंट है? पिछले चैप्टर्स में हमने स्लोप्स पढ़े, स्केड्यूल्स पढ़े, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर्स में अब थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें अब थोड़े फॉर्मूलेस भी आएंगे। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो फॉर्मूलेस वो न्यूमेरिकल्स हम इतनी इजीली पढ़ेंगे कि हमारे टिप्स पे होंगे, हम इजीली रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के दो तरीके होते हैं।
पहला इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड वन इज परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं। कौन से? एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है परसेंटेज चेंज मेथड। अब वर्ड्स ही क्लियर करें। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मींस पूरे एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया वो बताता है कि प्राइस की इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक है, और परसेंटेज चेंज मेथड क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे, यानी कितना परसेंट चेंज आ रहा है, वो कंसेप्ट आता है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे विच इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। क्लियर? आज हम शुरू करते हैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहले पढ़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वर्ड आया पेपर में कि टोटल आउटले मेथड क्या होता है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करो तो कंफ्यूज नहीं होना। टोटल आउटले मेथड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। कहते प्रोफेसर मार्शल जो था उन्होंने दिया था ये अपना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड one finds out how much in what direction total expenditure changes as a result of change in own price of the commodity। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये बताता है कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज होता है। ठीक है, दैट मीन्स कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आए तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस मेथड से हम निकालते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, वी ऑब्जर्व 3 डिफरेंट सिचुएशंस। मैंने आपके लिए यहाँ 3 डिफरेंट सिचुएशंस प्रिपेयर करके रखी। ठीक है, इफ राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। अच्छा, ये कह रहा है अगर प्राइस में यानी कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज आने के कारण हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स प्राइस बढ़े या कम हो, हम खर्चा उतना ही कर रहे हैं। जब प्राइसेस में चेंज आने के कारण हमारी एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उस टाइम पे हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो यूनिटरी होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं ईडी, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यूनिटरी का मतलब होता है 1, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में या हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, क्या कहता है ये कि जब हमारी इलास्टिसिटी 1 हो, या हम कह सकते हैं कि जब प्राइस में चेंज आए लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए, तब हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज if fall in own price of a commodity causes rise in total expenditure and rise in price causes a fall in total expenditure of a commodity, then elasticity of demand is greater than unitary। अच्छा, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा पर इजीली हम समझते हैं। दैट मीन्स वो कह रहा है प्राइस बढ़े, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर आपका कम हो रहा है, दैट मीन्स प्राइस और एक्सपेंडिचर में जब आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दैट मीन्स आपका प्राइस बढ़े एक्सपेंडिचर कम हो, या प्राइस कम हो एक्सपेंडिचर बने, दैट मीन्स जब आपका सिंपल ऐसे याद कर लो कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है एंड वाइसा वर्सा सिचुएशन है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। दैट मीन्स उसके टाइम पे हमारी ईडी 1 से बड़ी होती है। ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि प्राइस में चेंज आने के कारण दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, दैट मीन्स प्राइस बढ़ा तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो प्राइस कम हुआ। ठीक है, सिंपल कैसे हमने याद करना है, इतनी टफ लैंग्वेज जरूरी नहीं याद करने के लिए, सिंपल याद करते हैं।
कि जब प्राइस में चेंज आया और आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब प्राइस में और अपने एक्सपेंडिचर में, दैट मीन्स आपके प्राइस और एक्सपेंडिचर में जब इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप तो हमें पता क्या होता है ना, कि एक का प्राइस बढ़े और दूसरा कम हो, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो। जब प्राइस और आपके एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप हो, ठीक है, उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, elasticity is greater than 1. Clear? Next is, if fall in own price of a commodity causes fall in total expenditure and rise in own price causes rise in total expenditure, then the elasticity of demand is less than unitary. सिंपल, ये तो हमने सिंपल पढ़ लिया। फर्स्ट वन क्या था, दोबारा देखते हैं। फर्स्ट वन क्या था, जब प्राइस में कोई चेंज ना आए, ठीक है, और एक्सपेंडिचर में भी कोई चेंज ना है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी हमारी यूनिटरी, यानी इक्वल टू 1। जब प्राइस में चेंज आए और और हमारी एक्सपेंडिचर उसके ऑपोजिट जाए, दैट मीन जब इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ऐसे याद कर लो। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। और जब पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट मीन जब प्राइस भी बढ़ रहा है और उसके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, यानी जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो हमारी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसे इजी तरीका है याद करने का। जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जब इनवर्स रिलेशनशिप हो प्राइस और एक्सपेंडिचर में, देन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, उस टाइम पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। सिंपल मेथड, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंसेप्ट्स में इतना जाने की जरूरत भी नहीं, ऐसे समझ लो, ऐसे रिवाइज कर लो, ऐसे टिप्स पे रहेगा। ठीक है, अब ये टेबल देखते हैं इसी के जरिए कि टेबल क्या कह रहा है। इस टेबल में हमने 3 सिचुएशंस ली हैं, ए, बी एंड सी, और साथ में उनके प्राइजेस लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट प्राइसेस, क्वांटिटी भी डिफर की, क्वांटिटी डिमांडेड, हमने टोटल एक्सपेंडिचर भी निकाला। ठीक है, पहले सिचुएशन ए देखते हैं। सिचुएशन ए में पहले 2 रुपीज प्राइस था, तब कंज्यूमर 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा था। ठीक है, दैट मीन्स उसका एक्सपेंडिचर तब क्या हो रहा था, 8। एक्सपेंडिचर कैसे निकला, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी लेने जा रहे हो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा कि एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर देखिए ए में, सिचुएशन ए में ही प्राइस फॉल हो गया। ठीक है, प्राइस गिर गया, 2 से 1 हो गया, और हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन ध्यान से, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन एक्सपेंडिचर देखो, मेजर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपने सिर्फ मेजर फोकस एक्सपेंडिचर में करना है। प्राइस और क्वांटिटी में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। नहीं, यहाँ हमने प्राइस और क्वांटिटी का नहीं देखना रिलेशन, यहाँ हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर का देखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में मेजर अपना एक्सपेंडिचर देख के चलना, वही आपका आंसर देगा। ठीक है, जब प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, क्वांटिटी तो बढ़ी, लेकिन ध्यान से देखिए एक्सपेंडिचर उतना ही रहा, एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं आया है। ठीक है, और हमने पढ़ा है जब एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क ना आए, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्राइस के चेंज होने से, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन। अब बी सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइस पहले था 2 रुपीज। ठीक है, तब क्वांटिटी में 4 डिमांड कर रही थी। ठीक है, यानी तब मेरा एक्सपेंडिचर था 8 रुपीज, तब मैं 8 रुपए खर्च की। ठीक है, फिर बी सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइस गिर गया, 2 से 1 रुपी हो गया और मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, मैंने क्वांटिटी बढ़ा ली, 10 यूनिट्स कर ली। अब यहाँ पे मेरा प्राइस 1 है, क्वांटिटी 10 है, तो मेरा एक्सपेंडिचर तो 10 रुपीज हो जाएगा ना। ठीक है, ध्यान से देखिए,
प्राइस के गिरने से, यहाँ हमारा प्राइस गिरा, ठीक है। इन जब ऐसे समझाएंगे ना, क्वांटिटी को थोड़ा सा बीच में हाथ रखे ओमिट कर देना, सिर्फ प्राइस और एक्सपेंडिचर के कॉलम को देखना, ठीक है। यहाँ देखिए प्राइस गिरने से एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। प्राइस जब गिरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है। दैट मीन्स दोनों में क्या चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है ना, कि प्राइस गिरा तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यानी इस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी होगी मोर देन 1। जब इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर देन 1, ठीक है। देन लास्ट सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, इसमें भी प्राइस पहले 2 रुपीज था, मैं क्वांटिटी तब 3 यूनिट्स डिमांड कर रही थी, ठीक है। यानी तब मेरा एक्सपेंडिचर था 6 यूनिट्स, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस गिर गया, प्राइस 2 से 1 रुपी हो गया। जब प्राइस गिरा तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, मैंने क्वांटिटी जब बढ़ाई तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है। ध्यान से देखिए, प्राइस कम होने से, यहाँ प्राइस कम हुआ तो यहाँ मेरा एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। दैट मीन्स प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। यानी इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो मतलब हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी, मतलब हमारी इलास्टिसिटी उस टाइम पे होगी लेस देन 1, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स लेस देन 1, इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स मोर देन 1, ठीक है। आई होप ये समझ लग रहा है आपको। आगे इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। वैसे हमें समझ तो लग गई है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस भी देखते हैं। Unitary elasticity demand. Situation A in table shows that when own price of a commodity is 2, total expenditure is 8. When price falls to 1, the total expenditure does not change. ठीक है ना, ये तो हमने देख ही लिया कि प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड में ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी क्या हुआ, मैं ऐसे ही बताती हूँ, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ग्रेटर देन 1 यूनिटरी कब आती है, जब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ इलास्टिसिटी 1 से बड़ी कब होती है, सिंपल रिप्लाई, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप हो। दैट मीन्स जब प्राइस गिर रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या वाइस वर्सा सिचुएशन है, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि इलास्टिसिटी 1 से कम कब होती है, सिंपल आंसर, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस गिरा तो एक्सपेंडिचर भी गिरेगा। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ कि इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं। ये ध्यान से कंसेप्ट समझना, क्योंकि इलास्टिसिटी आपको समझ में आएगी। इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है, हमने पढ़ ली। पहली इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब प्राइस में चेंज आने से उसमें प्राइस में भी चेंज ना है और एक्सपेंडिचर में भी चेंज ना है तो इक्वल टू 1, ठीक है। जब प्राइस में चेंज आए और उसके सामने जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ऑपोजिट रिएक्ट करें, यानी इनवर्स रिलेशनशिप आए तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। अब इसकी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। जब हमारी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है तो हमारी स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। जब भी इलास्टिसिटी आपकी मोर देन 1 होगी, यानी इलास्टिसिटी आपकी मोर देन 1, तब स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप आपकी हमेशा नीचे गिरती है, ठीक है। जब इलास्टिसिटी आपकी इक्वल टू 1 हो तो हमारी स्लोप सीधी होती है, ठीक है। जब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 तो स्लोप हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, डायग्राम क्या कह रहा है, ठीक है। इन द फिगर प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टोटल एक्सपेंडिचर। टीई इज टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, टी हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, यानी टीई इज आवर टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, ठीक है। बीसी पार्ट ऑफ टीई कर्व रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कहता है ये जो बीसी पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है,
कि ये शो कर रहा है कि जो डिमांड है वो इस टाइम पे यूनिटरी है, इलास्टिक है। ठीक है, टी कर्व शोज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये शो कर रहा है कि डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। क्लियर? इट शोज दैट व्हेन प्राइस इज ओएम, वो ये कह रहा है कि जब प्राइस ओएम यानी इतना है, टोटल एक्सपेंडिचर इज एमसी। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा उस टाइम पे कितना है? एमसी, इतना है ना। ठीक है, एज द प्राइस राइजेस टू ओ एन, जैसे ही प्राइस राइज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स एनबी। टोटल एक्सपेंडिचर तब भी एनबी ही रहा। ठीक है, दैट मीन्स प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में चेंज आया, दैट मीन्स प्राइस में भी इतना चेंज थी, एक्सपेंडिचर में भी इतना चेंज थी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इट शोज दैट प्राइस इज ओएम, पहले प्राइस हमारा ओएम था, टोटल एक्सपेंडिचर इज एमसी, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा था एमसी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर प्राइस ओएन पे राइज हो गया। ठीक है, price rises on ON, total expenditure remains NB which is equal to MC। उसमें क्या हुआ? जब प्राइस राइज हुआ तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर NB ही रहा जो MC के इक्वल है। ठीक है, MC के इक्वल है। दिस इज सेम एज बिफोर, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सिचुएशन व्हेन ED is equal to 1। दैट मीन्स प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क ना आए। ठीक है, जब आपके प्राइस में चेंज आए और एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना आए, दैट मीन्स आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। टीबी पार्ट ऑफ टीई कर्व, यानी ये वाला पार्ट टीबी पार्ट ऑफ टीई कर्व correspond to the situation that is elasticity is more than 1। इलास्टिसिटी मोर देन 1 का मतलब क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन ये होगी कि इस टाइम पे प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा, है ना। इट शोज दैट व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओएन, वो ये शो कर रहा है कि जब प्राइस ओएन से हमारा राइज हुआ, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिए जब आपका प्राइस ओएन पे गया, ओएन से राइज हुआ, तो टू ओआर यानी ओएन से आपका प्राइस ओआर पे गया, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स एनबी टू आर ए। टोटल एक्सपेंडिचर एनबी से आर ए पे शिफ्ट हो गया। आप देखिए आर ए कम है एनबी से, दैट मीन्स प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो सिचुएशन कौन सी? इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ठीक है, लाइकवाइज ईसी पार्ट क्या बताता है कि यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ। देखो प्राइस फॉल हुआ, ओ एम से ओपी चला गया प्राइस, लेकिन एक्सपेंडिचर एमसी था एमडी हो गया, दैट मीन्स प्राइस भी गिरा, एक्सपेंडिचर भी गिरा, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, नोट टी इज फिगर इन टोटल एक्सपेंडिचर कर्व नॉट अ डिमांड कर्व। टीई जो फिगर थी हमारी वो टोटल एक्सपेंडिचर कर्व शो करी थी, डिमांड कर्व नहीं शो करी थी। ठीक है, डिमांड कर्व हमने देखा है, डिमांड कर्व कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं होती है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, जब हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर को एक ही में डालें तब कर्व इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर कर्व है, ये डिमांड कर्व नहीं है। Clear? The relationship between change in price and total expenditure indicating different degrees of elasticity of demand is valid only on the assumption that there is inverse relationship between own price of a commodity and its quantity demand। Simple जो हमने पढ़ा वही ये कह रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने अब मेथड पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। अब क्वेश्चन अराइजेस, पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक अपनी सिचुएशन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आज ये लास्ट काम करते हैं, अपना एक सॉल्व करके देखते हैं सम। आप आज जाके और सम्स प्रैक्टिस करना, देखना टोटल एक्सपेंडिचर समझ लगा या नहीं लगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसे आपको सम्स आएंगे कि इन जो आपको फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है इनमें से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए अलग अलग सिचुएशंस पर, जब और यूजिंग क्या? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके अलग अलग सिचुएशंस पे प्राइस इलास्टिसिटी निकालें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं। पहले केस में क्या है? प्राइस 8 था, ठीक है, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी। प्राइस 8, क्वांटिटी डिमांडेड 100।
ठीक है। फिर प्राइस बढ़ गया, 10 पे आ गया तो प्राइस यहाँ भी बढ़ गया, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, 100 से 90 हो गई। ठीक है। अब यहीं से कोई भी आगे निकालना नहीं है, कोई भी अपने अजम्पशन या सॉल्यूशन पे मत पहुंच जाना। ठीक है। हमने स्पेशली पढ़ा इलास्टिसिटी निकालने के लिए मेन नेसेसिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर निकालने की, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है तो एक्सपेंडिचर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम पहले इनका एक्सपेंडिचर निकालते हैं। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, जब प्राइस 8 था तो क्वांटिटी में कितनी डिमांड करी थी, 100, यानी मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 800 रुपीज। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऐसे निकालते हैं कि कितने प्राइस पे अपनी कितनी कमोडिटीज खरीदी हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा आपने टोटल कितना खर्चा किया। ठीक है ना। फिर प्राइस हुआ 10 रुपीज और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड गिर के हो गए 90। ठीक है। ध्यान से देखिए, प्राइस 10 रुपीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड बिकेम 90। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 90, क्या आंसर आया, 900। ध्यान से देखिए। ठीक है। एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है, प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ध्यान से देखो, प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। मुझे बताओ ये क्या सिचुएशन होगी जब प्राइस भी बढ़ता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, दैट मीन्स दोनों में कौन सा रिलेशन चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। दैट मीन्स इलास्टिसिटी कैसी होगी, आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, ये हमने पढ़ा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब लेस देन 1, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। ठीक है। जब प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। फिर सेकेंड सिचुएशन मैंने नीचे लिखी है, इसी को देखते हैं। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में पहले प्राइस था 8 रुपीज, फिर क्वांटिटी डिमांडेड होगी 100। अब इसका भी एक्सपेंडिचर निकालते हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मैंने टोटल खर्चा किया 800। ठीक है ना। फिर प्राइस बढ़ गया, 10 रुपीज हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो गई। ठीक है। यहाँ पे प्राइस देखना क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, लेकिन हम पहले अपना एक्सपेंडिचर निकालेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी डिमांडेड से इतना कुछ देना देना नहीं, हमें रिलेशन देखना है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। ठीक है ना। पहले एक्सपेंडिचर निकालते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 80, आंसर इज 800। देखिए, प्राइस बढ़ा लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रहा, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं है। ये कौन सी सिचुएशन हुई कि जब प्राइस बढ़ा या कम हो लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क ना पड़े। दिस मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स प्राइस में चेंज आए, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दैट मीन्स आर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। क्लियर, इजी है ना सम्स, ये सम्स बहुत इजी है, बस इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है आपको, इलास्टिसिटी याद होनी चाहिए बस तीन। ठीक है। क्योंकि अगर तीनों इलास्टिसिटी ही भूल गए तो फिर तो सम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सम आएगा ही नहीं। ठीक है। इसलिए कि तीन इलास्टिसिटी टिप्स पे होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है ना। अब थर्ड और लास्ट सिचुएशन देखते हैं क्या थी। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइस 8 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100। अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा निकला 800। ठीक है। फिर मेरा प्राइस बढ़ गया। ठीक है। अब इसका हम पहले ही ग्राफ बना लेते हैं, प्राइस बढ़ गया मेरा। ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांडेड हो गई मेरी 70। अब इसका हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मैंने निकाला तो मेरा आया 700, यानी यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। प्राइस इंक्रीज कर रहा है मेरा, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। प्राइस बढ़ा है, एक्सपेंडिचर गिर गया है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप के कंसेप्ट में इलास्टिसिटी कैसी होती है,
इनवर्स रिलेशनशिप के कंसेप्ट में इलास्टिसिटी इज मोर देन वन। इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। इलास्टिसिटी तीनों दोबारा रिकॉल करवाती हूँ एक बारी। जब आपके प्राइस में चेंज आए, प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आए, ठीक है, प्राइस में चेंज आए लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए। फर्स्ट सिचुएशन, चेंज हो प्राइस में लेकिन नो चेंज इन, इसमें नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। प्राइस में चेंज है लेकिन एक्सपेंडिचर कॉमन है, कांस्टेंट है, तो यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या थी, प्राइस में चेंज आए, प्राइस और एक्सपेंडिचर, व्हेन चेंज इन प्राइस और एक्सपेंडिचर में क्या हो, इनवर्स रिलेशनशिप हो। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कैसी होगी हमारी अपनी इलास्टिसिटी, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ठीक है, एंड थर्ड वन वाज जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। ठीक है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी एक कम हो तो दूसरा भी कम होगा। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो प्राइस और एक्सपेंडिचर में, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये मेन 3 इलास्टिसिटी के कंसेप्ट होते हैं जो आपको आने बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए, आपको ये रिवाइज होने ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम नेक्स्ट जो अपना परसेंटेज मेथड है वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज हम इतना ही समझेंगे। आज हमने अपना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखा, हमने अपना नया चैप्टर 6 शुरू किया है। हमने ये पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी 3 तरह की होती है, वो कैसे हमें पता लगती है कि किस सिचुएशन में कैसी इलास्टिसिटी है, ये हमने देखा। हमने एक मेथड किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना परसेंटेज मेथड यूज करेंगे और साथ में अपने आगे थोड़ी चीजें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। Thank you, and if you have any doubts, please ask me in the comment section, and do like and subscribe. Thank you.